बिल्कुल, खास करके तब जबकि ऐसा कानून जिसके अंतर्गत वो पहले व्यक्ति हैं इस देश में जिनको कि 2 साल की सजा हुई है और सजा के 24 घंटे के अंदर उनका संसद से निष्कासन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से संदिग्ध लगता है कि ये एक प्लान था जिसको कि बैकवर्ड इनैक्ट किया गया और अब देखना है कि आगे सरकार के लिए कितना कीमती साबित होता है। लोकतंत्र रातों रात खतरे में नहीं पड़ा। एक लोकतंत्र जिसकी नींव 7 दशकों में गहरी की गई हो, मजबूत किया गया हो, पिछले 9 सालों में अगर देखें तो एक एक करके हर वो संस्था, हर वो व्यवस्था जो कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए थी, उसको खोखला किया गया, उसको कमजोर किया गया, नियमों की अनदेखी की गई। कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं? सरकार की जो संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सीवीसी हो, इन सब को देखें तो कैसे लोगों को स्थापित किया जा रहा है, कैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है और ये कार्रवाई किसके खिलाफ है? 90% से ज्यादा कार्रवाई तो विपक्ष के खिलाफ है और वैसे लोग जो कि पहले विपक्ष में थे, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है। तो ये साफ साफ स्पष्ट दिखाता है प्रमाण के रूप में। और खास करके मैं ईडी की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के एक्सटेंशन के ऊपर स्वयं सवाल उठाया है। जो सरकार का वकील होता है, द फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, अमिकस क्यूरियाई जिसको बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक एक्सटेंशन दिया जा रहा है ईडी को, ईडी के चेयरमैन को, वो गलत है, ईडी के डायरेक्टर को, वो गलत है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, मैं नहीं कह रहा, ये इस देश का अमिकस क्यूरियाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात की तफ्तीश कर रही है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो कि मैं आपके समक्ष रखता जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कहीं भी दो मत है। हर कोई जानता है कि पार्लियामेंट हो, कानून बनाने की प्रक्रिया हो, अगर कुछ बिल पास करवाना हो, कब कहाँ वो सिलेक्ट कमेटी को जा रहा है, कहाँ वो स्टैंडिंग कमेटी को जा रहा है, कहाँ विपक्ष से राय की जा रही है, जो भी हो रहा है एक तरफा हो रहा है और प्रयास ये होता है कि विपक्ष चुप रहे, मौन रहे, उंगली ना उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा ना करे। जो साफ साफ आपके आंखों के समक्ष है, प्रमाणित है, उस पर अगर सवाल ना उठाएं, अनैतिक है, गैर कानूनी है, उस पर अगर सवाल ना उठाएं तो क्या करें? फिर घर चले जाएं, लोकतंत्र को सौंप दें इनके हाथों नीलाम होने के लिए। जिस तरह से देश की बहुमूल्य पीएसयूज को नीलाम किया जा रहा है, जिस तरह से रोजगार को खत्म किया जा रहा है, क्या इस तरह की बेरोजगारी, क्या इस तरह की महंगाई इस देश में थी पहले? और मोदी जी क्या कर रहे हैं? बजाय बेरोजगारी को खत्म करने के, बजाय महंगाई को खत्म करने के, बजाय हमारी जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करने के, वो देश की संपत्तियों को एक के बाद एक पूंजीपतियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? जो आज ही एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर में है जिसमें विरल आचार्य जो कि सरकार के साथ काम करते थे, उन्होंने सुझाव दिया है सरकार को कि जो मोनोपोलीज इस देश में क्रिएट हुई है पिछले 9 सालों में, उनको तोड़ना पड़ेगा जिससे कि रोजगार हो। रोजगार एक तो आम लोगों के लिए रोजगार की बात है, जहां तक वैसे लोग जो आरक्षित तबके के लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यही पीएसयूज, यही कारखाने इन लोगों को, इस खास करके इस वर्ग के लोगों को रोजगार दिया करते थे। आज देश में 30 लाख सरकारी पद जो है वो रिक्त हैं, उनमें से कम 50% पद जो है इन लोगों को जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति जो है वो पिछले 9 सालों में 19 लाख करोड़ हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक व्यक्ति जिसकी कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए वो शेल कंपनी से आते हैं, प्रधानमंत्री मौन बने हैं, सरकार की संस्थाएं, जो अभी मैं कह रहा था कि विपक्ष के लिए तो हमेशा वो चौकन्ना रहती है, पर जब उनके खुद के लोगों की जांच की बात होती है तो क्यों सो जाती है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रश्न अगर कांग्रेस पार्टी ना उठाए, कांग्रेस पार्टी के नेता ना उठाएं, राहुल गांधी ना उठाएं, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ना उठाएं, तो कौन उठाए?
और ये भी साबित करता है कि इस देश में विपक्ष का मजबूत होना कितना जरूरी है, इस देश में कांग्रेस का होना कितना जरूरी है। मेरा टेक तो मैं उल्टा प्रश्न पूछता हूं बीजेपी के दर्शकों से और समर्थकों से कि क्या नीरव मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, क्या मेहुल चौकसी ओबीसी वर्ग से आते हैं, क्या ललित मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, क्या संदेशरा ओबीसी वर्ग से आते हैं। तमाम वो लोग जो भगा दिए गए इस देश से, क्या वो ओबीसी वर्ग के हैं? और उनको भगाया किसने? आपने तो नहीं भगाया। जो दर्शक बैठे देख रहे हैं आपके, उन्होंने भगाया क्या? मैंने भी नहीं भगाया। भगाया उसको कौन जिम्मेवार? सरकार जिम्मेवार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। तो यही तो पूछा राहुल जी ने कि आखिर कौन जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, कौन सोया पड़ा है। मैं पिछले अंश में कह रहा था कि प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि इस देश में 3 लाख शेल कंपनीज थी और उन्होंने 2 लाख शेल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करी और किसी ने चू तक नहीं किया। वो आरोप लगा रहे थे पिछली सरकारों पर। ये 1 शेल कंपनी, ये 2 शेल कंपनी 20-20 हजार करोड़ रुपए के निवेश करती हैं वैसे आदमी के कंपनी में जिसके जहाज पर प्रधानमंत्री विष्णु मुद्रा में लेटे थे, आनंद में थे, वो भविष्य के सपने देख रहे थे। वो पता नहीं अपने लिए देख रहे थे या उस व्यवसायी मित्र को दिखा रहे थे। ये प्रश्न है जो कि विपक्ष पूछेगा, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी है तय जनता को करना है कि क्या सच है, क्या गलत है और उनकी क्या भूमिका है, वो किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं। लोकतंत्र में 140 करोड़ आवाजें, हर एक आवाज की अहमियत है। और वो व्यक्ति जो कि विपक्ष का सबसे मुखर व्यक्ति है, जो डरता नहीं, हर सवाल पूछता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेवारी है। पिछले 19 सालों से वो करता आ रहा है और कहता है कि मैं मरते दम तक करूंगा। मुझे तुम देश से निकाल दो, मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे संसद से बाहर निकाल दो, लेकिन सवाल पूछना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने शपथ ली है संविधान की, क्योंकि मैं लोगों का नेतृत्व करता हूं। तो वैसा व्यक्ति जिसने समय समय पर आगाह किया हो, जिसने नोटबंदी के समय पर आगाह किया हो, जिसने गलत जीएसटी के लिए आगाह किया हो, जिसने कोरोना के समय आगाह किया हो, जिसने चीन के समय आगाह किया हो, जिसने अब की बार ट्रंप सरकार के बारे में आगाह किया हो, आज उन्हीं नीतियों पर सरकार चलने को मजबूर है जिन नीतियों की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। तटस्थता की नीति, संतुलन की नीति। तो मुझे लगता है कि ये रिक्तता जो है जो ज्यादा दिन की नहीं रहेगी। शांति और जो सुकून भाजपा के लोग महसूस कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। उन्हें फिर से कटघरे में खड़ा होना होगा और राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के और समस्त विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा।